माय नेम इज डॉक्टर सत्येंद्र सिंह। तो कल हमने सॉल्यूशन में पार्ट फर्स्ट पे बात करी थी, तो आज सॉल्यूशन में पार्ट सेकंड पे डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि जो हमने सॉल्यूशन बनाया था उसके कंसंट्रेशंस को हम कितने मेथड से और कौन कौन से मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार कल का रिपीट कर देते हैं। सॉल्यूशन एक होमोजेनस मिक्सचर है जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिलने से बनता है। तो सॉल्यूशन में जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है वो सॉल्वेंट होता है और जिसकी क्वांटिटी कम होगी उसे सॉल्यूट कहते हैं। तो सॉल्यूशन आप उसकी कंसंट्रेशंस को कौन कौन से मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से मेथड हैं। सबसे फर्स्ट बात करते हैं स्ट्रेंथ। GTH स्ट्रेंथ, इसको हिंदी में कहते हैं शक्ति या इसको सांद्रता भी कहते हैं। तो अब इसके द्वारा हम जो सॉल्यूशन, मान लीजिए सॉल्यूशन हमने बनाया, ये सॉल्यूशन एक बीकर लिया मैंने, ये बीकर है, इसमें वाटर फिल कर लिया मैंने और इस वाटर के अंदर मैंने कोई सॉल्यूट मिला दिया, सॉल्यूट X। मान लीजिए जैसे NaCl है, NaCl ले लिया, तो NaCl इस वाटर के अंदर समान रूप से डिसॉल्व हो जाएगा, यानी NaCl वाटर में समान मात्रा में घुल जाएगा और एक होमोजेनस मिक्सचर बन जाएगा। उस होमोजेनस मिक्सचर को ही सॉल्यूशन कहते हैं। तो अब ये जो हमने इसमें सॉल्यूट मिलाया है, वाटर तो यह सॉल्वेंट है, NaCl सॉल्यूट है। अब NaCl को वाटर में मिलाने पर जो सॉल्यूशन बना है उसकी कंसंट्रेशंस कितनी है हमें वो सॉल्व करना है। तो कंसंट्रेशंस को कौन कौन से मेथड से सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट मेथड है इसका स्ट्रेंथ। तो कैसे सॉल्व करते हैं, स्ट्रेंथ की यूनिट है, इसको स्ट्रेंथ भी कहते हैं, कंसंट्रेशन भी कहते हैं। तो इसकी यूनिट है, यूनिट होती है इसकी ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर। तो ग्राम पर लीटर इसकी यूनिट है। इसकी यूनिट से ही हम इसकी डेफिनेशन बता सकते हैं और इसकी यूनिट से ही हम इसका फॉर्मूला बना सकते हैं। तो कैसे बनाते हैं देखते हैं। तो इसका फॉर्मूला है, यानी स्ट्रेंथ बराबर स्ट्रेंथ इज इक्वल टू, ये क्या है, जो ग्राम में क्वांटिटी है वो सॉल्यूट की है, यानी विलय की है, विलय, और इधर जो है वॉल्यूम है लीटर में, ये सॉल्यूशन का है, यानी विलियन का। तो ये इसकी यूनिट है, हमें इसको ऐसे ही इसी से फॉर्मूला बनाना है। तो ये आ जाएगा, ये ग्राम में जो क्वांटिटी सॉल्यूट की है तो हम इसको लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट किसमें लिया हमने, ग्राम में, अपॉन में आ जाएगा वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें रखना है हमें, लीटर में, ये वाला, ठीक है। तो सॉलिड का वेट ग्राम में, हम इसको हिंदी में कह सकते हैं विलय का ग्राम में भार और विलियन का आयतन लीटर में। तो कैसे इसको शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट, यानी विलय का ग्राम में भार को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल w से और विलियन के आयतन को रिप्रेजेंट करते हैं v से, और v क्या है, लीटर, ये वाला। तो ये स्ट्रेंथ को दर्शा दिया हमने ऐसे, तो ये आ जाएगा स्ट्रेंथ का फॉर्मूला। तो हम एक तो सॉल्यूशन के इस वाले फॉर्मूले से कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं, यानी S बराबर है W/V लीटर में, ठीक है। एक तो ये हुआ। इसका एक एग्जांपल भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे इसको सॉल्व करना है हमें। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको। एग्जांपल है इसका, यदि देखिए इसकी इसकी डेफिनेशन कैसे बनानी है। पर मींस एक लीटर, यानी 1 लीटर विलियन में
विलय की जितनी ग्राम में मात्रा घुली होगी वो उस विलय की क्या कहलाएगी, सांद्रता कहलाएगी, यानी स्ट्रेंथ कहलाएगी। अब ये जो ग्राम है विलय की जो क्वांटिटी है, इसको जितना हम बढ़ाएंगे विलय की उतनी क्या होगी, स्ट्रेंथ बढ़ेगी। यानी ये W पे डिपेंड कर रही है, जब जब W बढ़ेगा स्ट्रेंथ विलय की यानी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। तो अब इसके एक एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे एक सॉल्यूशन मैंने बनाया है, वहां पे लिया था मैंने, मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक NaOH ले लिया, NaOH कास्टिक सोडा या इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। तो यानी एक सॉल्यूशन मैंने बनाया, NaOH के मैंने वहां पे लिए 5 ग्राम, NaOH कितने लिया मैंने, 5 ग्राम, और 5 ग्राम NaOH ले करके वाटर में घोल करके एक सॉल्यूशन बना, और वो सॉल्यूशन बना कंप्लीटली 500 ml बन गया। तो NaOH का यानी सॉल्यूट की मात्रा कितनी है मैंने, 5 ग्राम, और इसको वाटर के अंदर घोल करके सॉल्यूशन कंप्लीटली कितना बना लिया मैंने, 500 ml। तो मेरा कंप्लीट सॉल्यूशन कितना, 500 ml, उसमें NaOH भी हम मिक्स है। तो इसकी कंसंट्रेशन, ये सॉल्यूशन जो बना है इसकी कंसंट्रेशन हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखिए, तो वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट को हम दर्शाते हैं स्मॉल w से, वेट ऑफ सॉल्यूट यानी विलय का भार, वेट ऑफ सॉल्यूट, कितना सॉल्यूट मिलाया मैंने इसमें, 5 ग्राम, 5 ग्राम, और जो कंप्लीट सॉल्यूशन बना उसका वॉल्यूम कितना कर लिया मैंने, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यानी विलयन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये कितना बना लिया मैंने, 500 ml हो गया कंप्लीट। तो वेट ऑफ सॉल्यूट को स्मॉल w से रिप्रेजेंट करते हैं, थोड़ा सा अलग कर लिख लेते हैं इसको, वेट ऑफ सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल w से और वॉल्यूम को v से। तो ये कितना है, 5 ग्राम यानी 5.0, और वॉल्यूम कितना है, 500 ml, ये है। अब इसकी कंसंट्रेशन हमें सॉल्व करनी है, कंसंट्रेशन कैसे सॉल्व करनी है, तो फॉर्मूला रखेंगे अपना। तो फॉर्मूला हमारे पास है कंसंट्रेशन, स्ट्रेंथ के कंसंट्रेशन एक ही बात है, तो स्मॉल w अपॉन v लीटर में। तो अब विलय का भार, विलय का भार कितना हमारे पास, 5 ग्राम, अपॉन वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है 500 ml, 500 ml रख लिए v की जगह पर, लेकिन v वहां पे ml में दे रखा है, तो फॉर्मूला हमारा लीटर में है, तो ml को लीटर में बदलने के लिए, चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे, और जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 चला जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई, 5 के मल्टीप्लाई में, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 1000 अपॉन में बचेगा 500, 500 यानी 2 0 से 2 0 कैंसिल होगी, और 5 से 5 कैंसिल हो गए, तो कितना बचे, 10। तो ये बचे 10 यूनिट होती है इसकी ग्राम पर लीटर। तो ये जो सॉल्यूशन बनाया था मैंने NaOH का, तो उसकी कंसंट्रेशन है 10 ग्राम पर लीटर, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन से हमने सॉल्व कर ली। अब सेकंड देखते हैं, सेकंड मेथड क्या है, तो ये स्ट्रेंथ कंसंट्रेशन ऐसे सॉल्व होती है। तो फिर देखिए दूसरा मेथड क्या है इसका, इस फॉर्मूले को हम एक तरफ यहाँ पे नोट कर लेते हैं क्योंकि इसकी अभी आगे जरूरत पड़ेगी हमें। फर्स्ट S बराबर W अपॉन V लीटर में, ठीक है। तो एक मेथड से तो एक फॉर्मूला ही आ गया। अब सेकंड आते हैं, दूसरी आती है नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी
इसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल एन क्या है? तो कैपिटल एन क्या है यहाँ पर? इसकी यूनिट है, कैपिटल एन नॉर्मलिटी है, इसकी यूनिट है ग्राम तुल्यांक, ग्राम तुल्यांक पर लीटर, ग्राम तुल्यांक पर लीटर। तो ये नॉर्मलिटी यूनिट है। मैंने आपको बताया था कि यूनिट से हम उसकी डेफिनेशन और यूनिट से हम उसका फॉर्मूला बना सकते हैं। तो देखिए कैसे है, इसकी डेफिनेशन क्या बनी है? पर मीन्स एक है, ये यहाँ पे विलियन का आयतन है, यहाँ पे विलय की क्वांटिटी है, यानी ये है इधर विलय की वैल्यू, ये है विलय, और यहाँ पर है विलियन की वैल्यू। ठीक है, तो अब कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे? नॉर्मलिटी को कैसे एक्सप्लेन करना है? 1 लीटर विलियन में विलय के जितने ग्राम तुल्यांक घुले हैं वो उस विलयन की नॉर्मलिटी कहलाएगी। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं मैं, 1 लीटर विलियन में विलय के जितने ग्राम तुल्यांक घुले होते हैं वो जो विलयन बनेगा उसकी वो नॉर्मलिटी कहलाएगी। अब हम इसको फॉर्मूले कैसे बनाना है? फॉर्मूले क्या है? तो फॉर्मूला देखिए कैसे बनेगा। नॉर्मलिटी बराबर, नॉर्मलिटी क्या है? नॉर्मलिटी बराबर, नॉर्मलिटी बराबर, नॉर्मलिटी को लिख दीजिए विलय के जो विलय को हमेशा ऊपर रखा जाएगा, विलय के ग्राम, विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या अपॉन, अपॉन में क्या है? आयतन, विलियन का आयतन, विलियन का आयतन लीटर में, इसमें लीटर में। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो नॉर्मलिटी का ये फॉर्मूला विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या अपॉन में विलियन का आयतन लीटर में। ग्राम तुल्यांकों की संख्या के रेशो है, ये किसके इक्वल होता है? विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, तुल्यांकों की संख्या, ये बराबर है W अपॉन E का रेशो, अनुपात। यानी ग्राम तुल्यांकों की संख्या है विलय का ग्राम में भार अपॉन विलय का तुल्यांकी भार, इसको उसके स्थान पर रख दीजिए तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा? यानी नॉर्मलिटी बराबर, नॉर्मलिटी को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एन बराबर, तो विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या के लिए W अपॉन E आ जाएगा, W अपॉन E इंटू में V उसके मल्टीप्लाई में आ जाएंगे कि V लीटर में। ये इसका फॉर्मूला बन गया। तो अब इसको कैसे सॉल्व करना है हमें? तो विलय के ग्राम तुल्यांक संख्या W अपॉन E, नॉर्मलिटी का फॉर्मूला आ गया, यानी W अपॉन E इंटू V लीटर में। अब देखिए W अपॉन V बराबर S के है, तो हम W अपॉन V को किसके बराबर रख सकते हैं? S के बराबर रख सकते हैं। तो रखिए वैल्यू इसमें, ये आ जाएगा N बराबर W अपॉन V S आ जाएगा, अपॉन में बचेगा E। अब E को इधर मल्टीप्लाई में लिए, यहाँ अपॉन में तो इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये बचेगा S बराबर N इंटू E। ये एक न्यू फॉर्मूला आ गया, नया फॉर्मूला बन गया इससे। ये फॉर्मूला नंबर 1 होगा, ये फॉर्मूला नंबर 2 होगा, ये फॉर्मूला नंबर 3 बन गया। यानी अब हम इसको कह सकते हैं कि S क्या है? सांद्रता, N है नॉर्मलिटी, E क्या है? इक्विवेलेंट वेट यानी तुल्यांकी भार। तो ये है सांद्रता बराबर नॉर्मलता इंटू तुल्यांकी भार।
या नॉर्मल टे इनटू इक्विवेलेंट वेट। तो ये 3 फॉर्मूले आ गए। इसके बाद न्यू फॉर्मूले चलते हैं। देखिए इन्हीं से बन जाएगा। ये हुआ नॉर्मल टे की बात। तो अब नॉर्मलिटी की बात करते हैं। मान लीजिए जिस सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी अगर 1 है, जिस सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी अगर 1 आती है तो उसे कहते हैं नॉर्मल सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? जिस विलेन की नॉर्मलिटी 1 है उसे क्या कहते हैं? नॉर्मल सॉल्यूशन। और जिस विलेन की नॉर्मलिटी n/1/10 आ जाए, यानी जिस विलेन की नॉर्मलिटी 1 हो उसको नॉर्मल सॉल्यूशन हुआ, नॉर्मल सॉल्यूशन। और जिसकी नॉर्मलिटी 1, जिस सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी 1/10 है उसे कहते हैं सेंटी नॉर्मल सॉल्यूशन। और जिस विलेन की नॉर्मलिटी 1/100 है, नहीं ये होगा डेसी, सॉरी ये होगा डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन। और जिसकी 1/100 है उसे कहते हैं सेंटी नॉर्मल सॉल्यूशन। और जिस विलेन की नॉर्मलिटी आएगी 1/100, 1/1000, तो उसे कहते हैं मिली नॉर्मल सॉल्यूशन, मिली नॉर्मल सॉल्यूशन। ठीक है, तो इनको ध्यान रखना। जिस विलेन की नॉर्मलिटी 1 है उसे नॉर्मल सॉल्यूशन कहते हैं। जिस विलेन की नॉर्मलिटी 1/10 आएगी डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन कहलाएगा। जिस विलेन की नॉर्मलिटी 1/100 आएगी सेंटी नॉर्मल सॉल्यूशन होगा। और जिस विलेन की नॉर्मलिटी 1/1000 आएगी उसको मिली नॉर्मल सॉल्यूशन कहते हैं। तो ये हुआ नॉर्मलिटी की बात। अब चलते हैं नॉर्मलिटी के बाद दूसरा मेथड आता है मोलर टी। तो दूसरा मेथड क्या आता है? मोलर टी। अब मोलर टी को कैसे हम सॉल्व करते हैं तो उसको देखते हैं। मोलर टी नंबर 3, मोलर टी। मोलर टी को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, और इसकी यूनिट है मोल पर लीटर। मोलर टी की यूनिट क्या है? मोल पर लीटर। तो फिर देखिए इसकी यूनिट, इसकी डेफिनेशन कैसे निकल जाएगी इसकी मोल पर लीटर से। यानी पर मींस एक, ये विलियन का आयतन है, ये विलय के मोलों की संख्या है। मोल किसके? विलय के, यानी सॉल्यूट के। और ये आयतन किसका है? विलियन का लीटर, यानी सॉल्यूशन। तो अब हम इसको कह सकते हैं 1 लीटर विलियन में, 1 लीटर विलियन में विलय के जितने मोल घुले हुए हैं वो उस विलियन की मोलरिटी कहलाएगी। 1 लीटर विलियन में विलय के जितने मोल उसमें उपस्थित हैं या घुले हुए हैं वो उस विलियन की क्या कहलाएगी? मोलर टी। अब इसकी फॉर्मूला बना सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन होगी 1 लीटर विलियन में घुले विलय के मोलों की संख्या विलियन की मोलरिटी कहलाती है। अब इसको फॉर्मूले कैसे बनाना है? मोलर टी बराबर, तो जैसे हमने वहां लिखा हुआ है ऐसे इसको पुटअप कर देंगे, यानी विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या अपॉन में क्या है? विलियन का आयतन, विलियन का आयतन लीटर में, विलियन का आयतन लीटर। इसको ऐसे लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो अब विलय के मोलों की संख्या को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n से, और विलियन का आयतन को हम दर्शाते हैं v से। इसे दर्शाते हैं v से। तो अब हम इसको लिख सकते हैं डायरेक्टली, यानी स्मॉल n अपॉन v। स्मॉल n है विलय के मोलों की संख्या, v क्या है? विलियन का आयतन लीटर में। अब वी नो दैट
हम जानते हैं we know that स्मॉल एन बी इज इक्वल टू होगा स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एन के, क्योंकि विलय के मोलों की संख्या भी एक रेशो है स्मॉल डब्ल्यू अपॉन एन के। तो एन के स्थान पे हम क्या रख सकते हैं, डब्ल्यू अपॉन एम रख सकते हैं। तो ये आ जाएगा स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम, और v आ जाएगा इसके मल्टीप्लाई में, और ये v क्या है यहाँ पर हमारा लीटर में। तो ये मोलरिटी का एक फॉर्मूला बन गया W अपॉन m इंटू v लीटर में। तो ऐसे फॉर्मूला, यानी हमें क्या है ना कोई डेफिनेशन याद करनी है, नहीं हमें कोई फॉर्मूला याद करना है, हमें उसकी यूनिट पता है, यूनिट से हम उसकी डेफिनेशन और उसका फॉर्मूला आराम से बना सकते हैं। कोई किसी भी चीज को रटने की जरूरत नहीं है, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगी। तो W अपॉन m इंटू v लीटर में, और W अपॉन v किसके बराबर होगा, हमने सबसे पहले सॉल्व किया था S बराबर W अपॉन v, और ये किसमें है, लीटर में, यानी सांद्रता बराबर है W अपॉन v लीटर में। अब W अपॉन v S के इक्वल है, तो यहाँ हम S, अब W अपॉन v को S के बराबर रख सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा ये, यानी मोलरिटी बराबर आ जाएगा S अपॉन, ये क्या है, मोलिकुलर वेट है। तो वेट को मैं थोड़ा सा ऐसे अलग कर देता हूँ क्योंकि मोलरिटी ये है। तो S अपॉन, यानी S इसके बराबर होगा, अपॉन आ जाएगा मोलिकुलर वेट आ जाएगा। ठीक है, अब क्या है, यानी तो अब मोलिकुलर वेट इधर अपॉन में, इधर इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो S को अपनी तरफ ले आता हूँ। तो S बराबर आ जाएगा मोलरिटी इनटू मोलिकुलर वेट को मैंने शॉर्ट में लिख दिया MW, मोलिकुलर वेट। तो यहाँ से अगर मोलरिटी दे रखी है तो हम उसकी सांद्रता इससे भी निकाल सकते हैं। अगर मोलरिटी दे रखी है, मोलिकुलर वेट निकाल करके उससे मल्टीप्लाई करके हम ये सांद्रता उसकी सॉल्व कर सकते हैं। S किस में आएगी, ग्राम पर लीटर में आती है। S किस में आती है, ग्राम पर लीटर। तो यहाँ से मोलरिटी के द्वारा हम इसकी मोलरिटी भी निकाल सकते हैं। अब हमारे फॉर्मूला, नेक्स्ट फॉर्मूला आ गया 4। ठीक है, तो ये मोलरिटी के माध्यम से हम इसकी कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, फिर इसकी वैल्यू को फिर इसमें नेक्स्ट फॉर्मूले निकाल लेते हैं। तो हमारे पास एक नया फॉर्मूला है, S बराबर मोलरिटी इंटू मोलिकुलर वेट। अब आपने देखा है S बराबर, हमने पहले सॉल्व किया था N इंटू E के बराबर होता है, यानी एक फॉर्मूला हो रहा है हमारा S बराबर N इंटू E, सांद्रता बराबर नॉर्मलता गुणा इक्विवेलेंट वेट है। तो मैं इसको N इंटू E के बराबर रख सकता हूँ यहाँ। तो S का फॉर्मूला रख दो, N इंटू E बराबर मोलरिटी इंटू मोलिकुलर वेट। ये रख लिया हमने। N इंटू E क्या है, मोलरिटी इंटू मोलिकुलर वेट। अब मोलरिटी को मैं इधर लिया हूं, तो ये आ जाएगा नॉर्मल टी अपॉन मोलरिटी इज इक्वल टू मोलिकुलर वेट अपॉन में आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट को मैंने ऐसे लिख दिया, इक्विवेलेंट वेट। मैंने कुछ अलग से कुछ नहीं ऐड किया, बस उसको क्या है, मैथमेटिकल कर दिया उसको। तो एक फॉर्मूले से हम और भी एक फॉर्मूले सॉल्व कर लिए हमने। तो नॉर्मलिटी, अगर मान लीजिए कहीं मोलरिटी दे रखी है और नॉर्मलिटी निकालने के लिए आ जाए, तो ये वाला फॉर्मूला हम उसमें पुट अप कर सकते हैं। तो देखिए इस फॉर्मूले से हमें क्या पता चले, क्या प्राप्त हुआ हमें, यानी हमें क्या बेनिफिट हुआ। मोलिकुलर वेट अपन इक्विवेलेंट वेट, ये भी बराबर होता है स्मॉल n के। अब स्मॉल n क्या है, सबसे बड़ी बात है स्मॉल n है क्या। स्मॉल n यहाँ पे है
यानी अगर मान लीजिए एसिड है, एसिड के मॉलिक्यूलर वेट को इक्विवेलेंट वेट से भाग करते हैं तो n यहाँ पे होगी एसिड की बेसिसिटी। और अगर मान लीजिए बेस है तो बेस की मॉलिक्यूलर वेट को अगर हम इक्विवेलेंट वेट से भाग करते हैं तो वो आ जाएगी बेस की एसिडिटी। यानी हियर n इज एसिडिटी ऑफ बेस और बेसिसिटी ऑफ एसिड। तो n क्या है यहाँ पर, एसिडिटी या बेसिसिटी होगी। तो मोलरिटी का एक फॉर्मूला और निकल के आ गया। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, n क्या है यहाँ पर, एसिडिटी, एसिडिटी या बेसिसिटी, बेसिसिटी ऑफ किसकी, बेस, बेस या एसिड, बेस या एसिड, ये होगा। तो ये मोलरिटी की बात थी। अब नेक्स्ट चलते हैं, मोलरिटी के बाद आता है मोलरिटी। मोलरिटी में डबल ए आ जाता है, ये है मोलरिटी। मोलरिटी, मोलरिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी देखिए स्ट्रेंथ को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मोलरिटी को, नॉर्मलिटी को कैपिटल N से, मोलरिटी को कैपिटल M से और मोलरिटी को स्मॉल m से। दोनों में अंतर है। मोलरिटी वहाँ MOLARITY था, यहाँ पे है MOLALITY। यानी उसमें यहाँ R था और मोलरिटी में यहाँ L है, दोनों ही अलग अलग हैं। मोलरिटी में जो सॉल्वेंट है लिक्विड फॉर्म में होगा, मोलरिटी में सॉल्वेंट सॉलिड फॉर्म में होता है। अब इसकी यूनिट क्या है, देखिए यूनिट से ही हम इसका फॉर्मूला डेफिनेशन निकालेंगे। यूनिट है इसकी मोल पर केजी। मोल क्या है, विलय यानी सॉल्यूट, और ये क्या है यहाँ पर, सॉल्वेंट। क्योंकि हमें पता है सॉल्यूशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिलने से बनता है। तो अब यहाँ से मोलरिटी को हम यहाँ से एक्सप्लेन कर सकते हैं, 1 किलोग्राम विलायक या 1000 ग्राम विलायक, एक ही बात है। 1 किलोग्राम विलायक या 1000 ग्राम विलायक में विलय के जितने मोल घुले हुए हैं या जितने विलय के जितने मोल घुले हुए होंगे उसके अंदर, वो उस विलयन की क्या कहलाएगी, मोलरिटी कहलाएगी। 1 किलोग्राम विलायक में जितने विलय के मोलों की संख्या उसमें प्रेजेंट है, वो उस विलयन की क्या कहलाएगी, मोलरिटी कहलाएगी। अब इसको देखो, इसका डेफिनेशन क्या है। तो मोलरिटी बराबर, मोलरिटी बराबर आ जाएगी विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या अपॉन में क्या, सॉल्वेंट यानी विलायक का भार, वेट ऑफ सॉल्वेंट, किसमें, विलायक का भार केजी। ठीक है, तो विलय के मोलों की संख्या अपन विलायक का भार केजी में। अब विलय के मोलों की संख्या को रिप्रेजेंट कर दो स्मॉल n से, और विलायक का भार को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल W से, और वो भी किसमें, केजी में। तो ये ध्यान रखना, विलय के जितने भी रिप्रेजेंट यानी विलय को जिससे भी रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल वाले लेटर्स होते हैं, और विलायक को कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्मॉल w अपॉन कैपिटल W, और फिर स्मॉल n बराबर किसके होता है, स्मॉल n बराबर होता है स्मॉल w अपॉन स्मॉल n। अब वहां पे फॉर्मूले मान रख दीजिए इसका, यानी मोलरिटी बराबर आ जाएगी स्मॉल w अपॉन में स्मॉल n, यानी मॉलिक्यूलर वेट इनटू में क्या आ जाएगा, कैपिटल W केजी। ये मोलरिटी का फॉर्मूला है। यानी यहाँ पे m मॉलिक्यूलर, W क्या है, वेट। तो स्मॉल w वेट ऑफ सॉल्यूट है और कैपिटल W वेट ऑफ सॉल्वेंट।
हमेशा ध्यान रखना कैपिटल W की वैल्यू स्मॉल w से ज्यादा रहेगी। यानी मान लीजिए दो वैल्यू दे रखे हैं ग्राम में, जो वैल्यू ज्यादा है ग्राम में वो सॉल्वेंट की वैल्यू है यानी कैपिटल W है, और जिसकी वैल्यू ग्राम में कम है वो क्या है, सॉल्यूट की वैल्यू है यानी स्मॉल w है। तो बहुत सिंपल सा है, जिसकी वैल्यू ग्राम में ज्यादा है वो कैपिटल W यानी सॉल्वेंट की वैल्यू है, और जिसकी वैल्यू कम है ग्राम में वो सॉल्यूट की वैल्यू है यानी स्मॉल w की वैल्यू है। ये हुआ मोलरिटी की बात। ऐसी मोलरिटी में मोलरिटी की बात करें, जिस विलेन की मोलरिटी एक होगी उसे मोलर सॉल्यूशन कहते हैं। ऐसे जिस विलेन की मोलरिटी एक होगी उसे मोलर सॉल्यूशन कहते हैं। यानी जब किसी विलेन की नॉर्मलिटी 1 होगी नॉर्मल सॉल्यूशन, जिस विलेन की मोलरिटी 1 होगी मोलर सॉल्यूशन, जिस विलेन की मोलरिटी 1 होगी मोलर सॉल्यूशन कहते हैं। तो ये मोलरिटी की बात थी। अब मोलरिटी पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, या पहले चलिए एक एग्जाम्पल कर लेते हैं इस पर। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि बहुत स्लो स्पीड से पढ़ा रहा हूं मैं इस वजह से। तो नेक्स्ट देखते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका, मोलरिटी का। सबके न्यूमेरिकल्स बाद में करेंगे, अभी तो इनको देखते हैं क्या क्या है और इनके फॉर्मूले क्या है। मोलरिटी पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो मोलरिटी पे एक क्वेश्चन करते हैं, देखिए क्या है। मान लीजिए 20% K2CO3 किसके वेट और वेट सॉल्यूशन बनाया। 20% K2CO3 सॉल्यूशन के हमें क्या निकालनी है, मोलरिटी। सॉल्यूशन क्या निकालनी है हमें, मोलरिटी निकालनी है। ठीक है, यानी 20% K2CO3 का सॉल्यूशन बनाया। मैंने क्या करा, एक बीकर लिया और उसमें क्या करा, 20% K2CO3 का सॉल्यूशन बनाया, और सॉल्यूशन बनाने के बाद अब पूछ रहे हैं उसकी मोलरिटी क्या होगी, यानी मोलरिटी फॉर्मूला की कंसंट्रेशन क्या है। तो अब हमें परसेंटेज 100 होता है, परसेंटेज मीनिंग क्या है 100। तो 100 ये हुआ कि अब वो कह रहा है W/W, स्मॉल w अपॉन कैपिटल W, यानी ये आएगा स्मॉल w/W, वेट और वेट। तो 100% मींस 100% मींस ये परसेंटेज मींस 100। तो इट मींस ये है कि 100 ग्राम विलियन में K2CO3 20 ग्राम में घुला हुआ है। फिर देखिए 100 ग्राम विलियन में K2CO3 की 20 यानी 20 ग्राम मात्रा उसमें प्रेजेंट है। तो अब हम लिख सकते हैं कि 20% K2CO3 का अर्थ यह है कि 100 ग्राम विलियन में K2CO3 की ग्राम में मात्रा कितनी है, 20। तो मैं इसको लिख देता हूँ 100 ग्राम विलियन में 100 ग्राम विलियन में K2CO3 की मात्रा, K2CO3 की अमाउंट कितनी है उसमें 20 ग्राम। यहाँ पे ध्यान रखना कि दोनों ही सॉलिड फॉर्म में है, सॉल्वेंट भी सॉलिड है और सॉल्यूट भी सॉलिड फॉर्म में है, दोनों ही कंपोनेंट सॉलिड फॉर्म में है, इसलिए सॉल्यूशन भी कैसा बना, सॉलिड। तो 100 ग्राम विलियन में K2CO3 की मात्रा कितनी घुली है उसमें 20 ग्राम। तो बता सकते हो इसमें सॉल्वेंट की मात्रा कितनी है, यानी सॉल्वेंट विलायक की मात्रा कितनी है, इसमें विलायक की मात्रा हमने टोटल हमारे सॉल्यूशन कितना बना, टोटल 100 ग्राम। तो 100 ग्राम में K2CO3 कितना बोला और 20 ग्राम, बाकी क्या है उसमें वाटर ही तो, विलायक ही तो अब इसमें 100 में से सॉल्यूट को निकाल दो, बाकी का क्या उसमें सॉल्वेंट ही तो बचा है। तो कितना सॉल्वेंट हुआ उसमें 80 ग्राम बचा। क्या बचा 80 ग्राम, और सॉल्वेंट में क्या होगा, जल होगा। तो इसका मतलब जल की मात्रा कितनी है उसमें 80 ग्राम। अब इसमें फॉर्मूले मान रख देंगे, हमारे फॉर्मूला है मोलरिटी इज इक्वल टू स्मॉल w अपॉन में स्मॉल m इनटू कैपिटल W kg। अब इसमें मान रख लेंगे। तो 100 ग्राम विलियन में K2CO3 इतना है। तो देखिए हमारे पास दो वैल्यू है,
पूरा सॉल्यूशन हमारा 100 ग्राम बना है, K2CO3 उसमें कितना घुला हुआ है 20 ग्राम, और 80 ग्राम के अंदर घुला हुआ, तो किसकी वैल्यू ज्यादा है 20 ग्राम से ज्यादा 80 ग्राम में, तो जिसकी वैल्यू ज्यादा है वो क्या है सॉल्वेंट की वैल्यू, और सॉल्वेंट की ग्राम में मात्रा दर्शाते हैं कैपिटल W, और जो सॉल्यूट की मात्रा है उसको दर्शाते हैं स्मॉल w। यानी सॉल्यूट की ग्राम में मात्रा स्मॉल w है, सॉल्वेंट की ग्राम में मात्रा कैपिटल W है। तो जो वैल्यू ग्राम में ज्यादा है कैपिटल W, जो वैल्यू ग्राम में कम है स्मॉल w। हम मान रख लेंगे हमारे पास सारी वैल्यू है। स्मॉल w क्या है 20 अपॉन, अब हमें m क्या है यहाँ K2CO3 का मॉलिक्यूलर वेट, वेट को मैं थोड़ा सा यहाँ पर w लगा देता हूँ। तो K2CO3 का मॉलिक्यूलर वेट क्या है, मॉलिक्यूलर वेट क्या है, कोई भी मॉलिक्यूल है उसके जितने भी एटम्स उनमें भाग ले रहे हैं उनके एटॉमिक वेट को सबको जोड़ दीजिए, उसका जो सम आएगा मॉलिक्यूलर वेट होगा। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं K2CO3 का। मान लीजिए मुझे K2CO3 का मॉलिक्यूलर वेट सॉल्व करना है, तो K का एटॉमिक वेट होता है, K का है 39, कार्बन का होता है 12 एटॉमिक वेट, ऑक्सीजन का होता है 16। अब देखिए मान रख लेंगे K2 क्या है, K का 39, तो 39 इंटू 2 कार्बन 12 प्लस ऑक्सीजन 16 इंटू 3, तो 39 इंटू 78 हो जाएगा, प्लस 12 हो जाएगा, प्लस 48 हो जाएगा, इनको ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे, तो आ जाएगा 8 और 2 10 और 18 हो गए, ये हो जाएगा 5 6 और 7 13 हो जाएगा, 138 आ गया। तो K2CO3 का मॉलिक्यूलर वेट आ रहा है 138 है। अब सॉल्वेंट का वेट कितना है मेरे पास 80 ग्राम, लेकिन हमारे फॉर्मूले में क्या kg, यहाँ 1000 से भाग करेंगे 1000 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, बोलो बात समझ में आ रही है। अब इसके बाद सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, और ये 4 से कैंसिल कर दीजिए, ये 5 बार कैंसिल हो जाएगा, ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये कितने बार कैंसिल हो जाएगा 50 बार कैंसिल हो गया, और इसको फिर 2 से कर दीजिए 6 बार और 9 बार जाएगा, ये 25 बार कैंसिल हो जाएगा, तो 25 इंटू 5 कितना हो गया 125 हो जाएगा अपॉन, यानी 25 इंटू 5 क्या होगा 125, और अपॉन में कितना बचा 69। इसको डिवाइड कर लेंगे, तो 69 को जो डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेट कितना आ जाएगा 1 बार जाएगी, 1 बार गई तो 69 हुए, और अप्रोक्सीमेट ये जाएगा 8 बार, फिर 1 बचा 1.8। अब अगर मान लीजिए आपको इसकी मोलैरिटी की यूनिट याद नहीं है, तो मोलैरिटी का जो प्रतीक है जो रिप्रेजेंट करते हैं उसको, जिससे उसको इसकी यूनिट की हम रख सकते हैं, तो स्मॉल है, यानी K2CO3 20% K2CO3 का जो सॉल्यूशन हमने बनाया था उसकी मोलैरिटी क्या है 1.81 उसकी मोलैरिटी है। तो ऐसे हम उसकी मोलैरिटी इजीली आराम से याद कर सकते हैं। तो ये तो मोलैरिटी की बात हुई, फिर एक और टर्म्स बचा आपका, इसके बाद आता है मोल फ्रैक्शन। अब देखिए मोल फ्रैक्शन क्या है, मोल फ्रैक्शन को देखते हैं। मोल फ्रैक्शन यानी इसे कहते हैं मोल फ्रैक्शन को मोल प्रभाज, क्या कहते हैं इसको मोल प्रभाज। मोल प्रभाज, अब ये मोल फ्रैक्शन है क्या, मोल फ्रैक्शन देखिए क्या है, मोल फ्रैक्शन इंपोर्टेंट है, और मोल फ्रैक्शन से क्वेश्चन 100% आता है, बोर्ड एग्जाम में भी आता है, फंक्शन एग्जाम में भी मोल फ्रैक्शन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मोल फ्रैक्शन को ध्यान से पढ़ें। मोल फ्रैक्शन क्या है, मान लीजिए कोई सॉल्यूशन बना के तैयार किया, अब सॉल्यूशन में उसमें दो कंपोनेंट्स है, एक सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट उसके अंदर है, ठीक है। और तो उसमें जो सॉल्यूट हमने मिलाया, मान लिया जो उसमें सॉल्यूट है उसकी मोलों की संख्या हमने मान लिया स्मॉल है, और सॉल्वेंट जो उसके अंदर घुला हुआ उसकी मोलों की संख्या मान ली हमने कैपिटल है। तो अब जो मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन एक रेशियो है, किसका रेशियो है, यानी विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या या
विलायक के मोलों की संख्या। बोलो बात समझ में आ रही है? विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या या विलायक के मोलों की संख्या, और विलयन में उपस्थित विलय और विलायक के मोलों की कुल संख्याओं के योग के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। यानी विलयन में उपस्थित विलय या विलायक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्याओं के योग के अनुपात को इसका मोल प्रभाज कहते हैं। माना विलय के मोलों की संख्या स्मॉल n मान ली हमने, विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या बराबर है स्मॉल n, और विलायक के मोलों की संख्या होगी कैपिटल N। और बात समझ में आई? अब है ना इसको एग्जाम्पल से और एक्सप्लेन हो जाएंगे। अब हमें मोल प्रभाज यानी विलय का भी हो सकता है और विलायक का भी हो सकता है। तो अब कैसे सॉल्व करते हैं? मोल फ्रैक्शन है ना दो प्रकार से होता है, यानी मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का भी हो सकता है और सॉल्वेंट का भी हो सकता है, सॉल्यूट या सॉल्वेंट। लेकिन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का जब भी मोल फ्रैक्शन निकालोगे आप, दोनों का मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। मोल फ्रैक्शन को ध्यान रखना, रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम? जीटा, यानी x की तरह होता है उसको जीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। मोल फ्रैक्शन अगर आप फर्स्ट निकाल लें तो उसे जीटा 1 मान लेंगे, मोल फ्रैक्शन अगर हम सेकंड निकाल लें उसको जीटा 2 मान लेंगे। तो अब कैसे सॉल्व करते हैं? और ध्यान रखना हमेशा सॉल्यूट और सॉल्वेंट का के मोल प्रभाज का योग यानी सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट 1 होगा। यानी विलय और विलायक के मोल प्रभाज का योग हमेशा कितना होगा? 1। मान लीजिए हमें अगर विलय का मोल प्रभाज पता है तो विलायक का मोल प्रभाज हम 1 में से लेस करके पता लगा सकते हैं कि ये होगा। तो कैसे देखिए मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? यानी ध्यान रखना है कि विलायक के मोलों की संख्या को स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया, विलायक के मोलों की संख्या को कैपिटल N से रिप्रेजेंट किया। अभी ये भी प्रूव कर देंगे हम क्यों, कैसे कि विलय और विलायक के मोल प्रभाज के योग एक क्यों होता है। तो कैसे सॉल्व करते हैं? देखो इसका मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन इस फॉर्मूले से निकल के आ जाएगी। तो इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जीटा से। किससे? इसे कहते हैं जीटा, इसको जीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोल फ्रैक्शन देखो कैसे निकालते हैं। मान लीजिए मोल फ्रैक्शन मुझे निकालना है सॉल्यूट के लिए। किसके लिए निकालना है? सॉल्यूट। तो ये ध्यान रखना, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि आप जिसका मोल फ्रैक्शन निकालने हो उसी के मोलर संख्या हमेशा ऊपर रखी जाएगी। तो अब हम किसका मोल फ्रैक्शन निकालें? सॉल्यूट, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो किसके मोलर संख्या ऊपर आएगी? स्मॉल n। अपॉन में आ जाएगी कुल मोलों की संख्या स्मॉल n प्लस कैपिटल N। अब मोल फ्रैक्शन हम निकालते हैं अगर सॉल्वेंट का, तो सॉल्वेंट मोल फ्रैक्शन को जीटा से डिनोट करेंगे और यहाँ क्या आ जाएगा फिर सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालो, इसलिए सॉल्वेंट के